खुशामदीद। 8:35 हुआ चाहते हैं। ट्यून आपने किया है गुलिस्तान न्यूज मॉर्निंग शो। आप देख रहे हैं सलाम जेके और सलाम जेके में आप सबका खुशामदीद है। सामी नाजरीन, आज की अहम तरीन मौज़ूआत का आगाज करने से पहले आपको याद दिलाते चले कि इस नशियात को जहां आप टीवी पर हमें देख रहे हैं, आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर आइएगा। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम कू के साथ साथ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर लॉग इन, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा ताकि आप हर पल खबरों से बाखबर भी रहें और आपकी आरा हम तक पहुंचे भी। और आरा पहुंचाने के लिए, आपकी बात पहुंचाने के लिए बेहतरीन और सुनहरी मौका ये है कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर जब आएंगे तो वहां पर मैसेंजर में जाकर मैसेज हमें करेंगे, इनबॉक्स करेंगे मैसेज, ताकि हम आपकी बात को ले सके, आपके फीडबैक को ले सके और प्रोग्राम को मजीद खूबसूरत, जाज़िब नज़र और पुरकशिश बनाने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल आपको बताते चले कि 3 पड़ावों पर प्रोग्राम होता है। 2 पड़ावों पर हम खबर बताते हैं, तीसरे पड़ाव पर आते हैं 9:40 के आसपास तो हमारी फोन लाइंस खुलती हैं हस्बे वादा। आखिरी 10-15 मिनट हम फोन लाइंस के लिए रखते हैं, आपकी बात रखते हैं, आपकी आवाज़ को हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज भी यह सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा, इस उम्मीद के साथ कि 10 बजे तक आप अपना मुकम्मल साथ हमारा साथ देंगे। चाय की चुस्की आप ले रहे हैं तो बात माजी की शुरू करते हैं कि आपको बताते हैं कि माजी में आज के दिन हिस्ट्री ऑफ द डे में सबक जो पढ़ चुके हैं गौहर पीछे, आपके लिए चंद अहम तरीन वाक़ात लेकर के आए। बहुत शुक्रिया गौहर, शुरुआत कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर। तो प्रोग्राम की शुरुआत में बात करेंगे आज तारीख के हवाले से। आज तारीख में क्या कुछ हुआ है। 17 मार्च यानी कि आज मार्च की 17 तारीख साल 2022। उससे पहले ही आज के दिन क्या कुछ हुआ है मुल्की और आलमी सतह पर, वो हम आपको बताएंगे। कुछ अहम वाक़ात हैं तारीख के हवाले से जो हम आपकी नजर रखेंगे। 17 मार्च 1957 में फिलिपाइन के सदर रामन मैग्सेसे का हवाई हादसे में इंतकाल हुआ है। और आज ही के दिन 17 मार्च 1969 में गोल्डा मेयर इजराइल की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी है। और इस साल 1994 में आज ही के दिन रूस का नेटो अमन ताउन के मंसूबे में शामिल होने का फैसला। और आज ही के दिन 17 मार्च साल 2011 में अक़वाम मुत्तहिदा ने लीबिया में नो फ्लाई जोन बनाने की तजवीज़ को मंजूरी दी है। और आज ही के दिन साल 1920 में 17 मार्च 1920 में बांग्लादेश के पहले सदर शेख मुजीबुर रहमान की पैदाइश हुई है। और साल 1961 में भारतीय खातून खलाबाज कल्पना चावला की पैदाइश हुई है। और साल 1990 में भारतीय खातून बैडमिंटन खिलाड़ी सानिया नेहवाल पैदा हुई है। और साल 1996 में आज ही के दिन यानी कि 17 मार्च 1996 में वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेटों से शिकस्त देकर क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। वो आज ही का दिन था 17 मार्च जब श्रीलंका ने 7 विकेटों से ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर वर्ल्ड कप टाइटल हासिल किया है। तो ये थी तारीख में कुछ अहम बातें जो हमने आपके सामने रखी हैं। अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों का पिटारा खोलते हैं और खबरों की शुरुआत करेंगे इशफाक गौहर। चलिए जनाब, खबरों की शुरुआत से पहले जरा आपको पहले मौसम का मिजाज और श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे के साथ साथ लद्दाख हाईवे का भी अपडेट देते चले। मौसम का मिजाज बेहतर है और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर इस वक्त गाड़ियों की आवाजाही जारी है। लेकिन खबर श्रीनगर लेह शाहराह के हवाले से आपके सामने है जो मुसलसल पिछले कई महीनों से बंद थी। और अब जो खबर सामने आ रही है कि श्रीनगर लेह कौमी शाहराह पर भी गाड़ियों की आवाजाही को यकीनी बनाया जा रहा है। 19 तारीख को यानी सैटरडे को 19 तारीख को 11 बजे से बाज़ाब्ता तौर पर इस शाहराह पर गाड़ियों की आवाजाही को यकीनी बनाया जाएगा। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO की तरफ से लगातार पिछले कई हफ्तों से कोशिशें की गई कि इस शाहराह पर जो बर्फ जमी हुई है उस बर्फ को हटाया जाए। और एट द एंड ऑफ द डे जब उनकी क्लियरेंस आई है तो आपको याद होगा कि चंद दिन पहले सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने जब गुफ्तगू गुलिस्तान न्यूज़ के साथ की थी तो उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया था कि आने वाले दिनों में मीटिंग होगी, क्योंकि अब मामला सिर्फ कश्मीर सूबे का नहीं है बल्कि यह मामला लद्दाख इंतजामिया के साथ भी टेकअप करना था और मामला तय पाया गया है। और खबर यह आ रही है कि 19 तारीख को कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आवाजाही को चलने की इजाजत दी जाएगी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जी, जहां पर इस मुश्किल तरीन रास्ते पर जहां पर बर्फ
पहाड़ों पर काफी रहती है, तेज हवाएं चलती हैं और तेज हवाओं की वजह से बर्फानी तोदे गिर आते हैं अक्सर बेशतर। उसमें संगीन हालात के बीच भी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने, बीआरओ ने जिस शिद्दत के साथ काम किया है और सेट टारगेट से पहले ही इस रास्ते को खोलने की बात रखी जा रही है। सीधे चलेंगे गांधरबल, जहां से हमारे साथ सलीम वानी इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। सलीम, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। खबर हम श्रीनगर लेह कौमी शाहराह की बता रहे हैं, जो इंतहाई अहम है, क्योंकि जब हम बात जोजिला की करते हैं, जिन लोगों ने इस रास्ते को सरमा में देखा होगा, गर्मियों में देखा होगा, तो उन्हें शायद ही अंदाजा होगा कि बर्फपोश पहाड़ियों पर ट्रैक्टर चलाकर जब इस बर्फ को हटाया जाता है तो यह कितना मुश्किल काम होता है और बीआरओ किन मुश्किल तरीन मामलात को निपट कर इस रास्ते को काबिल आमदरफ्त बनाती है। तो अब खबर यह है कि वक्त से पहले ही इसको खोला जा रहा है। क्या कुछ आपके पास तफसीलात है? क्या वाकई तौर पर जो खबर हमें दिल्ली मिल रही है कि 19 मार्च को 11 बजे से बाज़ाब्ता तौर पर गाड़ियों की आवाजाही को चलने की इजाजत होगी, मुमकिन हो सकता है ये? जी बिल्कुल गवर, जो 15 दिन पहले जो यहाँ पे खबर गर्दिश करती थी कि श्रीनगर लेह कौमी शाहराह खुलेगा और 10 दिन पहले जो वहां पे विजिट भी हुआ था और बीआरओ ने ग्रीन सिग्नल दी थी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को, उसके बाद तुरंत 2 दिन बाद डिप्टी कमिश्नर गांधरबल जोजिला चली गई और उसने खुद वहां पे विजिट किया और उसने बीआरओ को वहां पे कुछ हिदायत दिए थे कि रोड को थोड़ा और वहां पे क्लियरेंस किया जाए, क्योंकि जोजिला वो रोड है, वहां पे कुछ भी हादसा हो सकता है। इसीलिए डिप्टी कमिश्नर गांधरबल उसने खुद वहां पे विजिट करके बीआरओ का जो ओसी है 122 आरसीसी के, उनके साथ वहां पे विजिट करके उसको मजीद हिदायत दी थी कि वहां पे उस रोड को मजीद अच्छी तरह से सहूलियात गाड़ियों के लिए और रोड को बाज़ाब्ता तौर पर अच्छी तरह वहां पे मेंटेनेंस करें। और उसके बाद जो यहाँ लद्दाख से भी काफी प्रेशर आ रहा था कि रोड खुलने की, क्योंकि काफी सारी गाड़ियां वहां पे अटकी है और डिफेंस से भी ये प्रेशर है कि रोड खुलने का अंदाजा। लेकिन कल शाम से एक बीआरओ की तरफ से जो ग्रीन सिग्नल है और 19 तारीख को उन्होंने रोड खोलने का अपना वो मन बनाया है और 19 तारीख सलीम जरा ये भी बताएगा, ये जो ट्रैफिक खुलेगा 19 तारीख को, या ये दोतरफा ट्रैफिक खुलेगा या कि सिर्फ ये वन वे ट्रैफिक खुलेगा? देखो गवर, यहाँ पे एक जरूर है कि जोजिला में कभी टू वे नहीं होता है, जो वो मॉर्निंग में होता है। मॉर्निंग में क्या होता है, जो अप डाउन अप कॉन्वॉय होती है, सबसे पहले आर्मी कॉन्वॉय आती है श्रीनगर लेह से, जो आती है डाउन की तरफ, उसको सुबह 9 बजे से जो वहां मिनी मार्ग से छोड़ते हैं वो टूवर्ड्स श्रीनगर आती है। और 2 बजे के बाद जो लेह से जो सोनमर्ग में ट्रक होते हैं, आर्मी कॉन्वॉय होती है, और सबसे पहले वो यहाँ से चले जाते हैं। जोजिला में कभी टू वे ट्रैफिक नहीं होता है और श्रीनगर से लेह शहरा हमेशा जोजिला में वन में ही होता है। और आज इस जिमन में चीफ इंजीनियर कश्मीर बीआरओ वो डिविजनल कमिश्नर कश्मीर से मिलेंगे 11 बजे और बाज़ाब्ता तौर पर इसमें, क्योंकि डिविजनल कमिश्नर कश्मीर से ही ये आता है कि इनको आपस में टाइप होना चाहिए, क्योंकि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें पार्ट बनती है। सोनमर्ग में टोल पोस्ट लगता है जिसमें वेट होता है गाड़ी का, ट्रैफिक पुलिस लगता है, उसके जिम्मन में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें पार्ट जरूरी होता है। और उस जिम्मन में 19 तारीख को शनिचरवार को इस रोड को खोला जाएगा श्रीनगर लेह कौमी शाहराह। बहुत बहुत शुक्रिया जी। शनिचर को फिलहाल 11 बजे का वक्त दिया गया है जब इस कौमी शाहराह को गाड़ियों की आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा और लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बीच जमीनी राब्ता तकरीबन 3-4 माह के बाद एक बार फिर बहाल हो सकता है। लेकिन इस बीच श्रीनगर से एक और इत्तला जो हमें मिल रही है वो ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई है इंतजामिया की तरफ से, और जहांगीर चौक से जो जहांगीर चौक का फ्लाईओवर के आसपास मगरमल बाग तक क्रॉसिंग तक कुछ काम सड़क का लेना है, जिसको लेकर 1 से 2 हफ्ते लगेंगे, इसलिए वहां पर ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया है। जिन लोगों ने बरजुला से आना है तो उनके लिए साफ कर दिया गया है कि वो फ्लाईओवर का एहतमाम करें, और जिन्होंने सड़क का इस्तेमाल करना हो तो वो सोलिना बाईपास से होते हुए, रामबाग से होते हुए, तुलसीबाग से होते हुए आगे चलेंगे। नीचे आने की किसी को भी इजाजत नहीं होगी। यह भी एक अहम इत्तला थी जो इंतजामिया की तरफ से सामने रखी गई थी। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा वजीर आजम साहब की करते हैं, और वजीर आजम साहब दौरा जम्मू कश्मीर पर जा रहे हैं। कल हमने जरा से खबर बताई थी और उस खबर की तस्दीक के साथ कुछ और बातें सामने आ रही है। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी का दौरा जम्मू कश्मीर तय हो गया है और माना जा रहा है कि 24 अप्रैल को वजीर आजम जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे, जहां पर पंचायती कॉन्फ्रेंस से भी वो खिताब करेंगे। 24 अप्रैल को जहां वजीर आजम जम्मू कश्मीर का दौरा करने जा रहे हैं, वहीं पर पंचायत कॉन्फ्रेंस से भी वो खिताब करेंगे और कई तरक्याती प्रोजेक्टों के साथ साथ इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी की जो मजलिस होनी है
उसकी भी सदारत करेंगे। 370 के इख्तिताम के बाद पहली बार एक पॉलिटिकल एक्टिविटी के तौर पर वजीर आजम का दौरा जम्मू कश्मीर है। इससे पहले आपको याद होगा कि वजीर आजम 27 अक्टूबर को भी 2019 को रजौरी चले गए थे, 3 नवंबर और उसके बाद फरवरी 3 तारीख को भी जम्मू कश्मीर में वो थे और फौजियों के साथ उन्होंने दिवाली और दीगर चीज़ें जो थी वो मनाई थी। लेकिन पॉलिटिकली जब आप इसको देखते हैं तो खबर यह है कि 24 अप्रैल को 2-3 प्रोग्रामों का एहतमाम किया गया है। एक तो पंचायतों के अरकान के साथ मुलाकात होनी है और एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद पंचायत 3 टायर सिस्टम का जो कयाम अमल में लाया गया है वो 24 अप्रैल का दिन जो होता है वो पूरे इंडिया में पंचायत दिन के तौर पर मनाया जा रहा था। तो यहाँ पर उस दिन एक अहम निशस्त होनी है। वजीर आजम डीडीसीज, बीडीसीज, पंचों और सरपंचों से मुखातिब होंगे और ये एक प्रोग्राम रखा गया है। उसके साथ साथ खबर ये भी है जहां वो एक तरफ से डीडीसीज, बीडीसीज, पंचों और सरपंचों से बात करेंगे, वहीं पर सरमायाकारी के हवाले से भी निशस्त का एहतमाम करेंगे और कुछ अहम तरीन तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद और कुछ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी करने जा रहे हैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी, जो अगले माह 24 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं। आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने चंद हफ्तों पहले जब वो दिल्ली के दौरे पर आए थे तो वापसी पर उन्होंने कहा था कि सरमायाकारी के हवाले से वजीर आजम की आमद होनी है और वजीर आजम खुद इस इजलास की सदारत करेंगे। और अब जो दफ्तर खारजा, वजारत दाखिला, वजारत दिफा के ज़राया से अभी तक तीनों ज़राया से हमारे पास इत्तला है वो यही है कि वजीर आजम का दौरा लगभग 24 तारीख को तय है और 24 तारीख को बैक टू बैक कई प्रोग्रामों का एहतमाम किया गया है। सुबह 8 बजे वजीर आजम श्रीनगर पहुंचेंगे, जिसके बाद शाम 6 बजे तक वो वहां पर रहेंगे। इस तरीके का टेंटेटिव प्रोग्राम जो है वो अभी तक बनाया गया है, जिस दौरान बैक टू बैक कई मीटिंग्स का एहतमाम किया गया है, जिनमें पंच, सरपंच, बीडीसी, डीडीसी के साथ बराह रास्त मुखातिब वो होंगे। उसके बाद सरमायाकारी का इजलास होगा और शाम होते होते खबर ये भी है कि कुछ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी वजीर आजम के हाथों किया जा सकता है। तो 24 तारीख वजीर आजम जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं और इस दौरे को इसलिए अहमियत से देखा जा रहा है क्योंकि हदबंदी का काम नियर टू कंप्लीट है, नोटिफिकेशन जारी हो रही है। उसके फौरन बाद अब चुनावी सफर शुरू होना है जम्मू कश्मीर का और वहां पर चुनावी माहौल को पैदा करने के लिए और इस पूरे निज़ाम के अंदर हरारत पैदा करने के लिए वजीर आजम के दौरे को इंतहाई अहम माना जा रहा है, जो ज़राया से अभी तक हमारे पास खबर सामने आ रही है। जी गौहर। चलिए तो बढ़ते आगे, ये थी वज़ीर आज़म के हवाले से खबर। अब जरा जम्मू कश्मीर के हवाले से भी एक और खबर लेते हैं कि पार्लिमानी पैनल की जानिब से एक तजवीज़ सामने रखी गई है, जहाँ नाज़रीन जम्मू कश्मीर में सियाहत के लिए खुसूसी मालियाती पैकेज में तौसीक़ करे। ये पार्लिमानी पैनल की जानिब से मरकज़ी सरकार के सामने ये तजवीज़ रखी गई और साथ ही साथ कार्बन न्यूट्रल लद्दाख के हवाले से उनकी भी सामने रखी है कि उसके भी उसको क्रिएशन की जाए, उसके लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा और साथ ही साथ जो करगिल एयरपोर्ट है उसे कमर्शियल फ्लाइट्स वहां से शुरू की जाएगी, पार्लिमानी पैनल की जानिब से कहा गया। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है जम्मू कश्मीर के अंदर सयाहत को लेकर उसे भी मजीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत है और उससे भी मालियाती पैकेज देने की ज़रूरत है, यानी कि सयाहती शोबे को मजीद फ़रोग़ देने के लिए, सयाहत को मजीद फ़रोग़ देने के लिए इस सिलसिले में पार्लिमानी पैनल की जानिब से तजवीज़ मरकज़ के सामने रखी गई है। वज़ारत दाखिला की स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशंस जो सामने आई है उनके अंदर इस बात की वजाहत की गई है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सयाहती शोबे के रिवाइवल के लिए और ज़्यादा कदम उठाए जाएं और उसके साथ साथ यूनियन टेरिटरी लद्दाख जो एक मुनफरिद और अलग आइडेंटिटी बन चुकी है वहां पर भी माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए और साथ साथ मजीद काम किया जाए ताकि वहां पर भी सयाहती नक्शे पर लोग आ सके। जो इस कमेटी के अंदर अभी बात रखी गई है, सीधे श्रीनगर भी चलेंगे जी। कहा गया कि ह्यूज फुटफॉल है जी लद्दाख के अंदर सयाहों का, और जब ये लद्दाख के अंदर सयाहों की आमद है तो इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज जो है वो सबसे बड़ा मामला है। इनऑर्गेनिक वेस्ट
जैसे प्लास्टिक बोतल्स और दीगर, ये माहौलियात के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और अनकंट्रोल टूरिस्ट प्रैक्टिसेस जो चलाई जाएंगी, इससे माहौलियाती तवाजुन बिगड़ जाएगा और सूरत हाल खराब होगी। ये चीजें ना हो, पार्लियामेंट्री पैनल ने कुछ तजवीजें सामने रखी है। सीधे चलेंगे जी श्रीनगर, जहां से हिलाल हांजुरी इस रिपोर्ट के हवाले से मजीद तफसीलात हमारे सामने रखेंगे। हिलाल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। लगातार हम पार्लिमानी कमेटी की स्टैंडिंग कमेटी जो है, स्टैंडिंग कमेटी बराए दाखिला, जिसकी सरबराही आनंद शर्मा साहब ने कर रहे थे, उन्होंने जम्मू और कश्मीर का दौरा किया और रिपोर्ट ऐवान के सामने रखी है। कुछ मामलों पर एक्शन टेकन भी बताया जा रहा है और कुछ मामलों पर हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि रिकमेंडेशंस क्या है। आज जब सयाहत की हम बात करते हैं तो सयाहत के शोबे के हवाले से एंटायर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए क्या कुछ बातें रखी गई है और सरकार का मौकफ इस पूरे मामले पर क्या कुछ रखा गया है इस रिपोर्ट के सामने रखने के बाद? देखिए गौर, जैसा कि सभी जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर इंक्लूडिंग लद्दाख एक टूरिस्ट एरिया है, टूरिस्ट स्टेट थी और पूरे इंडिया के अंदर यहाँ का टूरिज्म जो है वो तस्वुर किया जाता है। और पिछले 1-2 साल के दौरान जब यहाँ कोविड हुआ तो कोविड के दौरान यहाँ सबसे ज्यादा डेट जो है वो इसी इंडस्ट्री को हुआ। हालांकि बाकी इंडस्ट्रीज में मुतासिर हुई है, लेकिन जॉब ओरिएंटेड रोजगार और उसके साथ साथ रेवेन्यू रिसोर्सेज के हवाले से जब हम देखते हैं तो टूरिज्म को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, जिससे रोजगार भी मुतासिर हुआ और जो रेवेन्यू एसेट्स थे हमारे वो भी मुतासिर हुए हैं। तो इसी हवाले से जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी उनकी जानब से रिकमेंडेशंस आई हैं, उनकी जानब से सिफारिशात आई हैं कि आप इस इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए, एक बार फिर से जॉब ओरिएंटेड बनाने के लिए, एक बार फिर से रेवेन्यू ओरिएंटेड बनाने के लिए इसमें माली माउनत की जरूरत है, इसके रिवाइवल के लिए काम करने की जरूरत है, ताकि यहाँ की जो मेहमान नवाजी है कश्मीर की पूरी दुनिया भर के अंदर तस्वीर की जाती है, मानी जाती है, याद की जाती है, उसका रिवाइवल हो जाए और कश्मीर के लोगों को एक बार फिर से वो मेहमान नवाजी का मौका मिले और यहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप बढ़े, टूरिज्म सेटअप बढ़े और टूरिज्म के साथ साथ जो रेवेन्यू जनरेशन है वो भी मुमकिन हो सके। तो लद्दाख के हवाले से क्या कुछ बात रखी गई है सामने? देखिए, लद्दाख के लिए ये बात रखी गई है, हालांकि वहां पर भी एक मखसूस किस्म का टूरिस्ट आता है, लेकिन उसमें हम देखते हैं कि वहां पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर या जो फुजला जात है, जो प्लास्टिक वेस्ट है, उसको लेकर काफी परेशानी है। और लद्दाख के अंदर हम कश्मीर के मुकाबले में प्लांटेशन भी बहुत कम पाते हैं, यहां तक कि वहां की ऑक्सीजन लेवल पर भी बाज औकात माहिरीन ये कहते हैं कि वहां की लेवल कम है। तो इस वजह से वहां पोल्यूशन या पोल्यूटेंट आइटम्स जो वो उसका खास ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और इस हवाले से वहां कहा गया है कि वहां पर इस तरह से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का फुकदान है वो दूर हो जाना चाहिए। नंबर 2, वहां लद्दाख के सयाहत को फरोग देने के लिए कमर्शियल फ्लाइट्स का जो है एहतमाम होना चाहिए, ताकि यहां भी सयाहत जो है वो फल फूले और यहां पर भी ये रेवेन्यू के एतबार से एक जनरेशन यहां पर भी हो सकती है। अच्छा, जब ये उनकी रिकमेंडेशन सामने आई तो क्या वज़ारत दाखिला का कोई ऑफिशियल स्टैंड भी है इसमें? क्योंकि कल हमने देखा था कि एक जब उनने सिक्योरिटी की बात रखी थी, पंचू सरपंच और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की, और फिर उनके ऑनरेरियम की बात रखी थी, तो उसके नीचे फुटनोट था इसमें, तो इस पर क्या कोई फुटनोट है कि एक्शन टेकन क्या कुछ है सरकार की तरफ से? क्योंकि ऑलरेडी बजट आ चुका है और बजट से पहले ही ये रिपोर्ट भी ऐवान के सामने आई थी। एक बार फिर से प्लीज सवाल कीजिएगा, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या सरकार का कोई मौकफ इस पर आया है सामने ऐवान के अंदर कि क्या वो करने जा रही है? क्या इन रिकमेंडेशंस को इन टोटो माना गया, हाफली माना गया, या कोई रिकमेंडेशन ऐसी है जिस पर काम किया जा रहा है? कोई सरकार का मौकफ इस पूरी रिपोर्ट के अंदर? देखिए, मौकफ तो अभी सरकार का वाज़ेह नहीं हुआ है, लेकिन कुछ पार्शियली सरकार की तरफ से यह कुछ कहा गया है कि उनका फोकस जम्मू कश्मीर के अंदर टूरिज्म पर ही है, क्योंकि हॉर्टिकल्चर के साथ साथ टूरिज्म और उसके बाद साथ एक और इंडस्ट्री जो यहां पर बढ़ रही है वो है आपकी रियल एस्टेट। तो सरकार ने ऑन द फ्लोर ये भी बात कही है कि इन तीनों सेक्टरों की तरफ सरकार का मेन तवज्जो है और इसके रिवाइवल के लिए जो कुछ भी रिकमेंडेशंस आती हैं, जो कुछ भी तजावीज आती हैं, उस पर सरकार अमल पैरा हो जाएगी, ताकि इससे जम्मू कश्मीर के अंदर रोजगार, रेवेन्यू जो है दोनों यकसा तौर पर एक साथ आगे बढ़ सके।
बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बात हम जनाब बता रहे थे आपको कि पार्लिमानी कमेटी बराए दाखिला ने जो रिकमेंडेशंस जो तजवीज़ हुकूमत के सामने रखी है उसमें सयाहत के हवाले से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर क्या कुछ कहा गया। बढ़ते हैं जी आगे। बात जरा हदबंदी की आपके सामने रखती है। हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट, अबूरी रिपोर्ट पहले कमेटी के मेंबरों के पास आई, उन्होंने एतराज किया, फाइनली अवाम के सामने आई और अवाम अपना रद्द-ए-अमल देगी। लेकिन इस वक्त जो जरा से हमारे पास खबर आ रही है कि सन 1995-96 की हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट सरकारी रिकॉर्ड से गायब है। ये जरा से हम आपको बता रहे हैं और ये खबर कब सामने आई वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल पहला पॉइंट जो है वो ये है कि सन 1995-96 में जो हदबंदी की गई थी, जो पैरामीटर्स उसके थे, वो सारी रिपोर्ट गायब है, कहीं पर मिली नहीं है। उसके बाद दूसरी बड़ी अहम बात जो हम आपके सामने रख रहे हैं वो ये भी है कि कमीशन 6 मार्च से पहले अपनी हतमी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है। यानी कमीशन 6 मई से कबल ही अपनी रिपोर्ट जो है वो हुकूमत के सामने रख सकती है। इस तरीके की भी बात रखी जा रही है। और कमीशन ने जब अपना काम किया तो उन्होंने सिर्फ एक पैरामीटर को नहीं देखा है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, आईन जो हदबंदी कमीशन का है, उसके मुख्तलिफ शिकों को देखते हुए एंटायर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर को एक यूनिट में देखा है। अब आप समझ रहे होंगे कि ये एक यूनिट में देखने का मतलब क्या है कि हम बताते हैं कि सूबा कश्मीर और सूबा जम्मू, और फिर हम सूबा कश्मीर को अलग से देखते हैं और सूबा जम्मू को अलग से देखते हैं। हदबंदी कमीशन ने सूबा की सियासत को तर्क करते हुए इसे एक यूनिट में देखा है और उसी को बुनियादी पैमाना करार देकर आगे बढ़ी है। ये एक बात है जी। और दूसरी बात, जो पैरामीटर्स की लगातार बातें हो रही थी कि जनाब हदबंदी कमीशन ने अपने पैरामीटर्स को पूरा नहीं किया और वो कहीं और से बना रही है, तो जरा जो हमारे कमीशन के है उनका मानना है कि कमीशन ने जो कुछ भी किया है वो आईन जो कमीशन का बताता है उसी को देखकर किया है। और उसमें यह वाजिया है कि आप सिर्फ आबादी के तनासुब को बुनियाद बनाकर तकसीमकारी नहीं करेंगे। यह भी एक बड़ी बात है। और तीसरी और चौथी अहम बात जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन ने 14 मार्च को 90 असेंबली हलकों के लिए अवाम के सामने एतराजात रखे हैं। लेकिन अब खबर ये आ रही है क्योंकि कश्मीरी पंडितों का मामला बड़ा अहम है, उनके लिए भी जब हतमी रिपोर्ट दाखिला वजारत को सौंपी जाएगी तो चंद निशस्तें उनके लिए मखसूस हो सकती हैं। अगरचे मजहब की बुनियाद पर सीटें मखसूस नहीं होंगी, ये एक बुनियाद है हमारे कानून की, हमारे आईन हिंद की, क्या मजहब के नाम पर सीटों का तकसीम नहीं कर सकते हैं। लेकिन कमीशन बीच का रास्ता लेकर रिप्रेजेंटेशन बरकरार रहे हिंदुओं की, कश्मीरी पंडितों की, तो उस सिलसिले में कुछ अहम इकदाम करने जा रही है। ये जरा से हमारे पास खबर है। यानी सन 95 की डिलिमिटेशन पैनल वो अवेलेबल नहीं थी, वो अभी भी अवेलेबल नहीं है, ऐसे हमें सोर्सेज बता रहे हैं। दूसरी बात ये बता रहे हैं कि कमीशन अपनी रिपोर्ट 6 मई से कबल ही वजारत दाखिला को सौंप सकती है, ये दूसरी बात आ रही है। और जो अवाम के लिए वक्त किया गया रिपोर्ट इस वक्त है जहां पर अवाम को कहा गया कि वह एतराजात दें 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए, अभी तक दर्जनों लोगों की तरफ से खत व किताबत के जरिए से कमीशन के सामने बड़ी चीजें जो है वो रखी है। और तीसरी बड़ी बात कि सिर्फ आबादी को नहीं बल्कि यूनियन टेरिटरी को एक ही यूनिट तस्वुर किया गया है। यही वजह है कि साउथ कश्मीर को जोड़ा गया बाद में पुंछ रजौरी के साथ लोकसभा के अंदर, और जो हिली टेरेन्स वाले इलाके थे उनको उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की गई है। ये बताया जा रहा है जी, जरा हमारे बता रहे हैं। और ये भी बताया रहे हैं कि सेक्शन 9 जो डिलिमिटेशन एक्ट का है वो काफी क्लियर है कि जब आप असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात करेंगे तो उसके लिए ज्योग्राफिकल कंपैक्ट को कंसिडरेशन में रखना एक बड़ी बात है। और उसके साथ साथ 3 और पैरामीटर्स भी है, यानी एक ही पैरामीटर को जाविया बनाकर नहीं चलाया जा सकता है। कमीशन की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि हर एक पहलू को देखने के बाद लोकसभा के लिए और स्टेट असेंबली के लिए जो हदबंदी की गई है वो अवाम के सामने है। ताहम अभी तक कोई बड़ा एतराज अवामी नुमाइंदों या अवाम की तरफ से सामने नहीं आया। जितने भी एतराजात आए हैं वो नाम को बदलने को लेकर है या कुछ इलाकों को कहीं और जोड़ने के हवाले से है, बाकी कोई बड़ी तरमीम नहीं है। तो लेट्स एक्सपेक्ट कि 6 मई से कबल ही रिपोर्ट जो है वो हुकूमत को सौंपी जाएगी,
इशारा दे दिया है हदबंदी कमीशन के जराये ने गुलिस्तान न्यूज को। तो चलिए, ये थी हदबंदी कमीशन के हवाले से खबर। अब जरा बात करेंगे कांग्रेस के खीमे के हवाले से। जी हां, कांग्रेस के अंदर जो इस वक्त इख्तिलाफात वो साफ नजर आ रहे हैं। 5 रियासतों के अंदर जहां उन्होंने करारी शिकस्त पाई है, उसके बाद ही कांग्रेस के अंदर चमागोया और साथ ही साथ इख्तिलाफात खास नजर आ रहे हैं। उसके साथ साथ मीटिंगों का सिलसिला भी कांग्रेस के अंदर जारी है। कल शाम रात देर गई, तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे तक कांग्रेस G23 की मीटिंग कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद की रिहाइशगाह पर मुनक्कद हुई है, जिसमें सभी सीनियर लीडरान, जिनमें से आनंद शर्मा, शशि थरूर और साथ ही साथ जो मणिशंकर अय्यर और दीगर सीनियर लीडरान, उन्होंने उस मीटिंग में हिस्सा लिया है और मौजूदा सूरत हाल जो कांग्रेस के अंदर है उस पर भी तबादले ख्याल किया है। और आज माना जाता है कि गुलाम नबी आजाद जो कल उन्होंने एक तजवीज़ सामने रखी है, आज गुलाम नबी आजाद वो सोनिया गांधी के सामने रखेंगे, उसके सामने वो पेश करेंगे और साथ ही साथ उस मीटिंग में आज जब सोनिया गांधी से वो मुलाकात करेंगे तो माना जाता है कि प्रियंका गांधी के साथ साथ राहुल गांधी भी उस मुलाकात में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि कल जिस तरह से मीटिंग हुई है उन्होंने तशवीश का भी इजहार किया है। जो मुल्क के अंदर इस वक्त कांग्रेस पार्टी की सूरत हाल है उस पर कहीं ना कहीं जो G23 मेंबरान है उनकी जानिब से उस पर भी तशवीश किया गया है। कल उनकी रिहाइशगाह पर मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें G23 के कई मेंबरों ने शिरकत की, यूनानिमस बयान जारी किया। और उस खबर के पस मंजर में आज खबर यह है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी के साथ गुलाम नबी आजाद की निशस्त होनी है और कई अहम मामलों पर गुफ्तगू होगी। एक तरफ से दिल्ली से यह खबर है, वहीं पर जम्मू कश्मीर के अंदर भी सियासत काफी ज्यादा गर्म हो रही है और गुलाम नबी आजाद के हामियों ने 20 मार्च को जम्मू के अंदर इंतहाई अहम तरीन इजलास को तलब करने की बात सामने रखी है, जिसके अंदर गुलाम नबी आजाद भी मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि 20 मार्च को यानी अब से सिर्फ 3 दिन के बाद गुलाम नबी आजाद जम्मू के अंदर रहेंगे, जहां पर आजाद के हामियों का अहम तरीन इजलास मुनक्किद होने जा रहा है और उस इजलास के अंदर पॉलिटिकली कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। ये इतलात जो है, ये खबरें जो है वो कांग्रेस जराया से सामने आ रही है और गुलाम नबी आजाद की जो नजदीकी लोग हैं उनका मानना है कि इजलास इंतहाई अहम है। 5 रियासतों के अंदर शिकस्त के बाद G23 की तरफ से जो बात सामने रखी जा रही है उसको लेकर एक अहम तरीन बात है। अब आपको याद होगा कि चंद हफ्ते पहले, आपको याद कीजिएगा, जब गुलाम नबी आजाद जम्मू के अंदर थे तो उनसे एक सवाल पूछा गया था उनकी फ्यूचर स्ट्रेटजी के बारे में, तो उन्होंने क्या कहा था कि सियासत के अंदर कोई पेशन गोई सही नहीं होती है, कल क्या होगा कहना मुश्किल होगा, कुछ भी मुतवक्का है जी। जम्मू कश्मीर के उफक पर उन्होंने इशारों में बड़ी बातें जो थी बताई थी, इसलिए 20 तारीख के इजलास को इंतहाई अहम माना जा रहा है। दिल्ली के कल और आज सोनिया गांधी के मीटिंग के बाद असरात आप 20 तारीख को देखेंगे जम्मू के अंदर, जब गुलाम नबी आजाद इंतहाई अहम इजलास से वहां खिताब करेंगे, क्योंकि पिछले कई दिनों से जो अफवाहें और खबरें थी वो इंतहाई अहम थी। कल जिन 23 लीडरों ने गुलाम नबी आजाद की रिहाइशगाह पर मुलाकात की है उनमें मणिशंकर अय्यर लोकसभा के MP है, फॉर्मर पंजाब के CM अमरिंदर सिंह है, उनकी अहलिया प्रनीत कौर है, गुजरात के लीडर शंकर सिंह वघेला साहब है जिन्होंने कांग्रेस छोड़ दी 2017 में, और भी कुछ लोगों ने जो है वो G23 के बैनर के तले कल मीटिंग की है। और इसी मीटिंग के पस मंजर में अब ये फैसला लिया सोनिया गांधी ने कि आज खुसूसी मुलाकात गुलाम नबी आजाद से की जाएगी ताकि फ्यूचर स्ट्रेटजी को डिस्कस किया जाएगा और उस फ्यूचर स्ट्रेटजी का असर आपको 20 तारीख की मीटिंग में भी जो जम्मू के अंदर होनी है उसमें आपको जरूर नजर आएगी। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि जनाब सदर रियासत की प्रॉपर्टी को लेकर हंगामा है। कहां पर हंगामा है, क्यों अदालत का दरवाजा खटखटाया गया, तफसील के साथ आपके सामने खबर रखेंगे और यह भी बताएंगे कि साल 2014 में उस वक्त की हुकूमत ने एक फैसला लिया और साल 2022 आते आते अभी उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। सियासत भी तो कितनी, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। फिर बयान आपके सामने, फिर एक बयान आया है जी CRPF का, उस पर गुफ्तगू करेंगे। और खबर यह है कि आग की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। तफसील के साथ आपके सामने डिटेल के साथ एक बात रखेंगे कि क्या कुछ हुआ है, कितना नुकसान हुआ है और अभी की क्या कुछ खबर है, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। उम्मीद है कि आप हमारा साथ दें।